हम जानेंगे आज की क्लास में कि भावार्थ, व्याख्या और आशय लेखन ये क्या है, किसे कहते हैं, भावार्थ कैसे लिखते हैं या व्याख्या कैसे करते हैं, या फिर आशय लेखन से क्या तात्पर्य है, आशय लेखन कैसे करते हैं। परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न आता है, कोई गद्यांश दे देगा या किसी कविता का हिस्सा, कोई पद्यांश दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का या प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ लिखें, या प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या करें, या फिर भावार्थ भी लिखें और आशय भी स्पष्ट करें। तो हमें इन तीनों का अंतर ठीक से पता होना चाहिए, ठीक है। और कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे करते हैं, भावार्थ कैसे लिखते हैं और आशय कैसे स्पष्ट करते हैं, ये तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए। तो आज हम इन तीनों की परिभाषा जान लेंगे, तरीका जान लेंगे और उदाहरण के साथ हम इसे समझ भी लेंगे। एक उदाहरण भी बहुत अच्छे से मैं यहाँ आपको दूंगा और उसकी व्याख्या भी करूंगा, उसका भावार्थ भी बताऊंगा और फिर मैं उसका आशय भी स्पष्ट करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले शुरू करते हैं भावार्थ से। ठीक है, सबसे पहले है भावार्थ। तो भावार्थ को आप तोड़ेंगे तो ये दो शब्द मिलेंगे, भाव जोड़ अर्थ। ठीक है, भावार्थ कहते हैं बच्चे किसी भी गद्यांश या किसी भी पद्यांश के मूल भाव को या केंद्रीय भाव को सरल और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना भावार्थ कहलाता है। ठीक है, मूल अर्थ भी आ गया और मूल भाव भी आ गया, यानी कि किसी भी दिए हुए गद्यांश या पद्यांश का जो मूल भाव है, मूल अर्थ है, उसे सरल और स्पष्ट तरीके से लिखना क्या कहलाता है, भावार्थ कहलाता है। एक छोटा सा सामान्य जीवन का उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कि मान लीजिए संजना है, तो मैंने संजना की बहुत सारी तारीफ तन्वी से की, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने संजना के बारे में तन्वी से बता दी। ठीक है, तन्वी और संजना की जब मुलाकात हुई तो तन्वी ने कहा कि सर तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, और मैंने 10 तारीफ की, जो 10 अच्छी बातें उनके बारे में कही, उसको सरल करके 2-4 बातें कह दी कि कह रहे थे बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मन लगा के पढ़ती है, समय पे कॉलेज आती है, बस। जबकि मैंने बहुत सारी बातें उसमें कही है। तो क्या कहा, मैंने जो बात कही उसका निचोड़ तन्वी ने संजना को बता दिया। ठीक है, आई बात समझ में, ये हो गया भावार्थ। एक और उदाहरण आपको दूं, आप फिल्म देखते हैं ना फिल्म, तो 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, 2.5 घंटे की फिल्म देखते हैं, लेकिन अगर आपका कोई मित्र, आपका कोई साथी आपसे पूछे कि फिल्म कैसी लगी, फिल्म की कहानी बताओ, तो अब आप 3 घंटे की फिल्म को कितनी देर में बता देते हैं, 5 से 10 मिनट में बता देते हैं। क्या करते हैं आप, फिल्म का जो क्लाइमेक्स है, मुख्य जो घटना है, मुख्य जो कहानी है, ठीक है, उसे आप केंद्रीय तरीके से, बहुत संक्षिप्त और सरल तरीके से दूसरे को क्या कर देते हैं, बता देते हैं। यही होता है भावार्थ। अब सवाल आता है कि भावार्थ कैसे लिखें। जब कोई गद्यांश या पद्यांश हमारे सामने हो तो उसका भावार्थ लिखते समय हमें क्या करना चाहिए, हमें उस गद्यांश या पद्यांश को 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके पूरे अर्थ और भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए कि कवि या लेखक ने उसमें क्या कहने की कोशिश की है। और जब हम उसे समझ जाते हैं तो अपने शब्दों में, अपनी भाषा में सरल और संक्षिप्त तरीके से उसे लिख देना, यही भावार्थ कहलाता है। इसको लिखने का अच्छा तरीका यह भी है कि उस गद्यांश और पद्यांश को पढ़ते हुए जो मुख्य बातें हैं, उन मुख्य बातों को आप क्या कर लें, चिन्हित कर लें, रेखांकित कर लें, मुख्य जो विचार आया है उसे लिख लें और तब संक्षेप में आप क्या करें, उसका भावार्थ लिख दें। आगे बात समझ में। तो भावार्थ मूल रचना से जो सामने दी गई है उससे हमेशा क्या होता है, संक्षिप्त होता है और सार गर्भित होता है, जिसे हम कहते हैं गागर में सागर भरना। आगे बात समझ में स्पष्ट है। अभी एक और सुंदर सा उदाहरण दूंगा और उसमें सबको मैं स्पष्ट करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, उसके बाद है व्याख्या। ठीक है, व्याख्या का संबंध विस्तार से है। किससे है, विस्तार से है। दिया गया कोई गद्यांश या पद्यांश, उसको पढ़कर, समझकर, शब्दशः व्याख्या करना, उसकी खूब विस्तार से उसके बारे में बताना क्या कहलाता है, व्याख्या उसे हम कहते हैं। इसमें व्याख्या करने वाले व्यक्ति की अपनी दृष्टि भी शामिल हो जाती है, वह टिप्पणी भी कर सकता है, वह अपनी सोच के हिसाब से भी चीजों को क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। आप देखते होंगे कि जब हम कविता पढ़ते हैं
पढ़ते हैं ना, तो कैसे कैसे उसकी व्याख्या की जाती है। कुछ ऐसी पंक्तियां होती हैं जिसके दो दो अर्थ भी निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। तो व्याख्या हमेशा क्या होता है, विस्तृत होता है। इसकी परिभाषा अगर देनी हो तो हम कहेंगे दिए गए पद्यांश या गद्यांश को पढ़कर विस्तार से उसकी चर्चा करना, शब्दशः उसके बारे में विस्तार से बातचीत करना व्याख्या कहलाता है, जिसमें कि व्याख्या करता या व्याख्या करने वाले व्यक्ति का अपना विचार भी क्या होता है, शामिल हो सकता है, वह अपनी टिप्पणी भी कर सकता है। ठीक है, फिर एक उदाहरण देता हूं, वही बात। मान लीजिए मैंने संजना की बुराई कर दी थी, एक दो कमियां उनकी बता दी थी तन्वी से। तन्वी और संजना की मुलाकात हुई और तन्वी ने मैंने जो कुछ भी कहा था उसमें और रस ले लेके उसमें चीजों को जोड़ करके, समझ रहे हैं ना, एक एक कोई भी उसका हिस्सा ना छोड़ा हो और खुद भी समझ लिया हो कि इसका मतलब ये हो सकता है, ये भी वो कहना चाह रहे हैं। तो ये व्याख्या है जो कि आपके जीवन का एक बहुत अनिवार्य हिस्सा है। अक्सर व्यक्ति निंदा करते हुए ज्यादा अच्छी व्याख्या करता है, समझ रहे हैं ना। किसी की बुराई करनी हो तो उसमें व्याख्या का रंग आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गई व्याख्या कि जो है उसे खूब छूटना नहीं चाहिए, एकदम रच के बस के खूब मन भर उसके बारे में विस्तार से बताना, यह क्या है, व्याख्या है। आगे बात समझ में। व्याख्या में संदर्भ और प्रसंग भी शामिल होता है। गोपी और उद्धव के बीच की बातचीत होती है तो कहा जाता है ना कि गोपी और उद्धव के बीच के संवाद को सूरदास ने यहाँ क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो संदर्भ, ठीक है, रेफरेंस कि किस संदर्भ में यह बात कही गई है। तो संदर्भ और प्रसंग भी व्याख्या के दो महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। फिर आता है आशय। आशय का अर्थ होता है अभिप्राय, अभिप्राय या तात्पर्य। ठीक है, अभिप्राय या तात्पर्य से मतलब है कि आप देखते होंगे कि आप सामान्य बातचीत में आप कुछ कहना चाह रहे हो और कोई कुछ गलत समझ जाए तो आप क्या कहते हैं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था। तो वो जो बातचीत का पूरा मतलब होता है, जो निचोड़ होता है, वह होता है आशय या अभिप्राय। ठीक है, और अक्सर आप यह देखते हैं कि बातचीत में भी आप कहते हैं मेरा आशय यह था कि मतलब ये, समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूं कि मेरा आशय यह था कि आप सब लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है, आप सब लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं, है कि नहीं है। तो कुल कितनी मैं आपकी बहुत तारीफ करूं मैं आपकी, और मैं अंत में सिर्फ इतना कह दूं कि चलिए बहुत सी बातें आपके बारे में कहने को है, मेरा आशय बस इतना है कि आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो आशय का मतलब होता है अभिप्राय, क्या कहने की कोशिश की गई है या कहने के पीछे का भाव क्या है, इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है। आगे में समझ में। तो ये अंतर है बेसिक। अब आप देखेंगे तो आशय अत्यंत संक्षिप्त होगा, व्याख्या में विस्तार, ठीक है, भावार्थ में मूल भाव या मूल विचार को सरल तरीके से स्पष्ट करना, और आशय में अभिप्राय या उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक पद्यांश का हिस्सा मैं लिखता हूं और मैं उसका भावार्थ भी बताता हूं, आशय भी बताता हूं और उसकी व्याख्या भी करता हूं, ताकि परीक्षा में जब आपके सामने प्रश्न आए तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकें कि भावार्थ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करनी है और आशय कैसे स्पष्ट करना है। ठीक है बच्चे, भावार्थ, व्याख्या और आशय को स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखें। एक कविता का हिस्सा पद्यांश यहां बोर्ड पे लिखा गया, ठीक है। अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, इसका भावार्थ कैसे स्पष्ट होगा और इसका आशय कैसे स्पष्ट करेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक का एक अंश है। जब व्याख्या करने के लिए आए तो हो सकता है कि आपको मालूम नहीं हो कि यह कहां से लिया गया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप सिर्फ कवि या गद्य होगा तो लेखक कह के संबोधित कर सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं हो, कोई बात नहीं। अब देखिए, पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों है मिलकर एक,
चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता वह आता। स्पष्ट है कि कवि ने एक भिक्षुक, एक भिखारी की स्थिति का चित्रण किया है। अब जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो हम लिखेंगे संदर्भ ऑब्लिक प्रसंग। ठीक है, अगर आपको मालूम है कि यह कविता या गद्य हो अगर, तो वह कहाँ से है तो आप नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ यह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने या कवि ने एक भिखारी की मार्मिक स्थिति का चित्रण किया है। आगे बात समझ में, और तब आप उसकी व्याख्या करेंगे। अब व्याख्या क्या होगी? वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। व्याख्या करते हुए हमें एक एक पंक्ति और एक एक शब्द पे ध्यान देना होता है। अब हम व्याख्या में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक भिक्षुक, एक भिखारी की मार्मिक स्थिति का चित्रण करते हुए कहा है कि वह भिखारी आता है, रास्ते पर जब आता है भिक्षाटन करने के लिए, भीख मांगने के लिए, तो उसका कलेजा जैसे कि टूट गया हो और वह पछताते हुए पथ पर उस रास्ते पर चलता है, क्योंकि भीख मांगना उसे अच्छा नहीं लगता है। भीख मांगते हुए उसके मन में एक टीस होती है, एक दुख होता है और एक पछतावे के साथ वह भीख मांगने के लिए रास्ते पे आगे बढ़ता है। आगे बात समझ में? कुछ भी छूटा इसमें? नहीं छूटा। कहा पेट पीठ दोनों है मिलकर एक। आगे कवि ने स्पष्ट किया है कि उस भिखारी की जो स्थिति है वह अत्यंत चिंतनीय है, क्योंकि भूख के मारे उसकी पीठ और उसके पेट में कोई अंतर नहीं रह गया है। तात्पर्य यह है कि भूख के मारे वह इतना दुबला हो गया है, उसका शरीर इतना क्षीण हो गया है कि उसकी पीठ और उसके पेट में कोई अंतर नहीं रह गया है। चल रहा लकुटिया टेक, और वह कमजोर भिखारी, कमजोर भिक्षुक लाठी के सहारे से रास्ते पे क्या हो रहा है? चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, कवि ने स्पष्ट किया कि इतनी खराब स्थिति में जब उसकी शारीरिक स्थिति भी बहुत कमजोर है, तब भी वह विवश है, वह लाचार है, वह मजबूर है कि वह मुट्ठी भर दाने को, जिस दाने से उसकी क्या होने वाली है? भूख मिटने वाली है। भूख मिटाने के लिए वह मुट्ठी भर दाने के लिए पछताते हुए रास्ते पे क्या कर रहा है? लोगों से भिक्षाटन कर रहा है, भीख मांग रहा है, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। अत्यंत गरीब है, तो गरीब व्यक्ति की झोली भी क्या है? फटी हुई झोली है, पुरानी झोली है। कैसे जीवंत करता है कवि और लेखक कि गरीब व्यक्ति के पास के संसाधन भी उसी तरह से खस्ते हाल में है कि फटी हुई पुरानी झोली को वह फैलाता है भीख मांगने के लिए। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और ऐसा करते हुए जैसे लग रहा है कि उसका कलेजा छल्ली हो गया हो, वह पछता रहा है, उसके हृदय में अत्यंत वेदना है, अत्यंत पीड़ा है, लेकिन वह भूख मिटाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, इस काम को करने के लिए क्या है? वह विवश हो जाता है और वह पछताते हुए अपने कलेजे को, मन को तोड़ते हुए पेट भरने के लिए लोगों के सामने क्या करता है? हाथ फैलाता है या फटी पुरानी झोली को फैलाता है। ये हो गई व्याख्या। आगे बात समझ में स्पष्ट है? कुछ भी नहीं छूटा ना? एक एक पंक्ति को हमने देखा, उस पर चर्चा की और उसका अर्थ बताया। ठीक है, अब हम इसके अगर भावार्थ इसका लिखना हो तो क्या होगा? भावार्थ लिखेंगे। कवि ने इस पद्यांश में एक भिखारी की दीन दशा या उसकी दुर्दशा का वर्णन किया है। ठीक है, केंद्रीय बात तो यह है ना, मैंने आपको कहा था कि भावार्थ में हम क्या करते हैं? मूल बातों को पकड़ते हैं और उसको लिखते हैं। ठीक है, कवि ने यह बताया है कि अपनी खराब शारीरिक स्थिति और बदहाली के बावजूद भी पेट की आग के कारण वह भीख मांगने को क्या है? विवश, मजबूर है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, इस पद्यांश में प्रसाद गुण विद्यमान है। प्रसाद गुण विद्यमान होने से मतलब बच्चे कि
जो कहा गया है वो स्पष्ट सामने से समझ में आ रहा है, ठीक है। और कवि ने समाज के यथार्थ का चित्रण किया है कि हमारे समाज में एक ऐसा सच भी है कि जहां एक समाज के एक वर्ग को, एक व्यक्ति को पेट की आग बुझाने के लिए क्या करना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है, ठीक है। और कवि की प्रगतिशील दृष्टि इसमें चित्रित हुई है। वह समाज के एक ऐसे वर्ग को हमारे सामने ला रहा है, उसकी दुर्दशा का चित्रण कर रहा है जिसपे प्रायः लोगों का ध्यान नहीं जाता है। यह हो गया भावार्थ कि मूल बात क्या है, ठीक है, उसको आपने 4 बिंदुओं में 5 बिंदुओं में क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। व्याख्या में आपने विस्तार दिया और अब अंत में क्या आता है, आशय। आशय में क्या लिखेंगे, आशय से क्या मतलब है, अभिप्राय, तात्पर्य। इस पद्यांश में कवि का आशय यह है, कवि का तात्पर्य यह है कि गरीबी या भूखमरी एक व्यक्ति को किस तरह से भीख मांगने के लिए क्या कर देती है, विवश कर देती है, और साथ ही साथ उस विवशता का, उस दुर्दशा का चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। स्पष्ट है ना, क्यों वह भीख मांगने के लिए विवश है और भीख मांगते हुए उसकी क्या स्थिति है, दोनों ही बातें आशय में क्या हो गई, स्पष्ट हो गई, ठीक है प्यारे बच्चे। परीक्षा में जब प्रश्न आएगा आपसे तो यही पूछा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश का भावार्थ और आशय लिखें, तो सिर्फ भावार्थ और आशय लिखेंगे, ठीक है। भावार्थ और व्याख्या लिखें तो भावार्थ के साथ साथ क्या कर देंगे, व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या और आशय स्पष्ट करें तो सिर्फ आप क्या कर देंगे, व्याख्या करेंगे और नीचे आशय स्पष्ट कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। yes, sir. तो आज की क्लास में आपने सीख लिया भावार्थ, व्याख्या और आशय लिखना, ठीक है।